गायत्री जप शुद्धो हि शुद्ध ब्राह्मण उच्यते। तस्माद्दाने जपे होमे पूजायां सर्वकर्मणि। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। आज आपसे चर्चा करूँगा चंद्रमा और राहु का। ये बहुत प्रतीक्षित कार्यक्रम है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये ऐसी युति है, ये ऐसा संबंध है जो सभी को परेशान भी करती है। और इन दोनों ग्रहों के बीच का जो संबंध है वो जातक को कैसे प्रभावित करता है, आज के कार्यक्रम में आप लोगों को यही समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ज्योतिष के जानकार हैं तो इस युति को और इन दोनों ग्रहों के बीच के संबंधों को बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित करने की आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण लिखने के साथ जरूर ही जय श्री कृष्ण लिखा करिए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भी रविवार के कार्यक्रम के लिए आवश्यक रूप से देखा करिए। इसके अतिरिक्त जो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, राहु और केतु से संबंधित मैंने 52 कार्यक्रम बनाए हैं। और आपका जो लग्न है, आपके लग्न के हिसाब से कौन सा रत्न बनता है, उस पर भी अलग कार्यक्रम बना है। 25 से 30 से ज़्यादा प्लेलिस्ट मैंने बनाए हैं। महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम नाम का प्लेलिस्ट अगर देख लेंगे तो सामान्यतः आपको किसी वेबिनार में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आइए विषय पे लेके आता हूँ। पर सबसे पहले बात करेंगे, मैंने जो आरंभ में श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता से है, जहाँ बात आती है, वेदव्यास भगवान लिखते हैं कि जो व्यक्ति गायत्री का निरंतर जप करता है उसी व्यक्ति को दान देना चाहिए और वही दान लेने का अधिकारी है। जो गायत्री के जप से अपने शरीर, आत्मा, तन, मन, बुद्धि, चित्त को शुद्ध कर लिया है। गायत्री के जप से व्यक्ति का चिंतन शुद्ध होता है और वो चिंताओं से मुक्त होता रहता है। उसका शरीर शुद्ध होता रहता है, उसके पसीने से दुर्गंध नहीं आती है, यहाँ तक उसके पसीने से दुर्गंध नहीं आती है और उसका ललाट सदैव चमकता रहता है। वो अपनी छोटी अवस्था से भी बहुत बड़े दर्शक दीर्घा को प्रभावित कर लेता है। उसके पास धन, उसके पास प्रतिष्ठा, उसके पास मान, उसका सम्मान और उसका चरित्र निरंतर शुद्धता को प्राप्त करते जाते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण को दान देना चाहिए। याद रखिएगा, दान और परोपकार दोनों अलग अलग हैं। आप ब्राह्मण को दान देते हैं और किसी गरीब को जब कुछ देते हैं तो वो परोपकार होता है ना, वो उसकी मदद होती है। उसने आपको मदद दी, आपने उसको मदद दी है। पर दान सिर्फ लेने का और देने का अधिकारी ब्राह्मण ही होता है। इस पे मैंने मनुस्मृति में भी चर्चा की थी। आइए विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा और राहु का संबंध। जब दोनों एक साथ किसी एक भाव में बैठ जाएंगे तो ये कुछ हद तक व्यक्ति के जीवन में कुछ सकारात्मक परिणाम भी देने वाला हो जाता है। जैसे वो व्यक्ति कम से कम दूसरों के दुखों को समझने वाला बहुत होता है। अगर चंद्रमा और राहु आपकी कुंडली के किसी भी भाव में या किसी भी राशि में एक साथ बैठे हैं तो आप अपने अंदर ये गुण प्रकट करके देखिए या आप अपने आप को टटोल करके देखिएगा तो आप बहुत जल्दी किसी पे विश्वास करते हैं। आप बहुत जल्दी किसी के दुखों से आक्रांत हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं। आपका जो इमोशन है, आपकी जो भावनाएं हैं वो बहुत ही उच्चतम स्तर की हो जाती हैं। और यहाँ व्यक्ति, अब इसका नेगेटिव क्या होगा, तो नकारात्मक ये होगा कि आप घर पे रहेंगे तो बाहर जाने का मन करेगा और बाहर रहेंगे तो घर पे आने का मन करेगा। आपका संबंध आपके माता से, चूंकि चंद्रमा मातृपक्ष का कारण होता है, तो यहाँ माता के पक्ष से जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ युति में होते हैं वो माता के पक्ष से उसको ऋणता मिलती है। मतलब मामा मामी का सुख, नाना नानी का सुख यहाँ पे, या कई बार तो उसके माता का सुख भी उससे प्रभावित हो जाता है कमजोरी के रूप में। चंद्रमा और राहु जब एक साथ हो जाएंगे तो व्यक्ति का मन मलिन हो जाता है। वो ईर्ष्यालु होता है, हठी होता है, क्रोधी होता है, जिद्दी होता है,
दूसरों की बातों में जल्दी जो दूसरों की बातों को स्वीकार करने वाला नहीं होता, नुक्ताचीनी करके दूसरों की कमियां और कमजोरियां निकालने वाला होता है, वो दूसरों की प्रगति को देख करके जल जाने वाला होता है और प्रायः उसके दिमाग में षड्यंत्र चलते रहते हैं। ये इसका नेगेटिव प्रभाव मतलब आप देख सकते हैं, इसमें कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये ग्रंथ की ही बात है। तो ये चंद्रमा और राहु का संबंध एक साथ किसी भी भाव में, अब अगर ये लग्न में बैठे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, चतुर्थ में बैठेंगे तो माता का पक्ष कमज़ोर और ज़्यादा हो जाएगा, अष्टम में बैठेंगे तो मन विक्षिप्त, परेशान और पागलपन या कई बार बड़ी लंबी बीमारी जो बहुत लंबे समय तक उसकी दवाई खानी पड़ती है, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। 12वें भाव में हो जाएंगे तो आपका मन सदैव विक्षिप्त और परेशान सा रहता है। तो ये इसके ऐसे परिणाम होते हैं। चंद्रमा से राहु जब दूसरे भाव में हो जाएंगे तो यहाँ ये अशुभ परिणाम यहाँ भी देखने को मिल जाता है। याद रखिए, चंद्रमा से अब अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में राहु बैठे हैं तो इसके अशुभ परिणाम आपके मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक हर प्रकार से आपको ये क्लेश देने वाला हो जाता है। अब आपका चिंतन, आपके जो थॉट प्रोसेस में जो चीज़ें चलती हैं, जो आपका विचार बनता है, वो सब अब डिग्रेडेशन में जाने लगता है, ये कमजोरी को प्राप्त करने लगता है। मतलब चंद्रमा से राहु का दूसरे भाव में जाना अशुभ परिणाम देता है। इनकी दशाओं में जब कभी भी राहु की दशा में चंद्रमा आ जाए तो माता का स्वास्थ्य कमजोर हो, पिता का स्वास्थ्य कमजोर हो, भाई का स्वास्थ्य कमजोर हो, दाम्पत्य कमजोर हो जाए, व्यापार में कमजोरी आ जाए, भाग्य का सुख नहीं मिलता है, प्राप्त हुई चीज़ भी हाथ से फिसल करके निकल जाती है, बॉस के साथ संबंध कमजोर हो जाते हैं, व्ययातिरेक हो जाता है, मानसिक विक्षिप्तता का शिकार व्यक्ति को होना पड़ता है। मतलब ये अच्छा नहीं होता। चंद्रमा से तीसरे घर के राहु अशुभ परिणाम नहीं देते हैं, यहाँ ये शुभ लक्षणों को रखने वाले होते हैं। जहाँ व्यक्ति मेहनती होगा, अपने पराक्रम पे विश्वास करने वाला होगा, वो किसी का धन हरण करने वाला नहीं होता है, वो किसी का धन हड़पना नहीं चाहता है, दकियानूस नहीं होता है, धर्मांध नहीं होता है, परंपराओं में विश्वास करने वाला और प्रैक्टिकल विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ने वाला होता है। इतना ही नहीं, चंद्रमा से तीसरे घर के राहु ये व्यक्ति को इतने अच्छे परिणाम देते देखे जाते हैं कि अपनी दशा में अगर चंद्रमा में राहु का अंतर आ जाए या राहु में चंद्रमा का अंतर आ जाता है तो ये व्यक्ति को ऊपर उठाने में बड़ी सहयोगी हो जाते हैं। व्यक्ति इतना आत्मविश्वास से युक्त हो जाता है कि उसको सारे शुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। अब बात करेंगे प्रिय दर्शकों, चंद्रमा से चौथे घर में राहु का संबंध। ये ठीक नहीं होता, ये अच्छा नहीं होता, ये आपके घर में कलह देता है, ये परेशान करता है, मतिभ्रम देता है, निर्णय लेने में कमजोरी, बार बार काम बदलना, रेगुलर बेसिस पे आपका व्यवहार बदल रहा है, निरंतर आपका चिंतन गड़बड़ हो रहा है, आपके सगे संबंधियों से आपकी कमजोरी हो रही है। इतना ही नहीं, आप जितने मन शांत करके कोई काम करते हैं उतना ही वो परिणाम में कमजोर भी होता जाता है। कई बार आपने ऐसे लोगों को सुना, मैंने कितने मन से परिणाम प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत की थी पर फिर भी मुझे उसका परिणाम नहीं मिला। तो ऐसे लोगों की कुंडली में चंद्रमा से चौथे घर में राहु होते हैं, और जब चंद्रमा से चौथे घर में राहु हो जाते हैं तो आपके कंसंट्रेशन पे उनका सबसे पहला वार हो जाता है। और यहाँ पे आपको संपत्ति इकट्ठा करने में, लगातार काम को एक जैसा बना करके रखने में, अपने स्टेटस को मेंटेन करने में और घर में खुशनुमा माहौल बनाने में भी गड़बड़ी पैदा करते हैं। क्लियर है? चंद्रमा से पंचम भाव में राहु भी अशुभ परिणाम देते हैं, क्योंकि अब राहु की दृष्टि पूर्णतया चंद्रमा पे आ जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, चंद्रमा से जो 9वें भाव का संबंध होगा ना, वो बड़ा ही जानने वाला होगा। तो चंद्रमा से अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में राहु बैठे हैं तो ये अशुभ परिणाम देने वाले होते हैं। संतान, दाम्पत्य, प्रेम संबंध, नौकरी, मेहनत का परिणाम, आपकी कृतज्ञता, आपकी बुद्धिमत्ता और आप दूसरों से जो आपको प्रेम प्राप्त होना चाहिए, जो रिकॉग्निशन और जो आपका यश फैलना चाहिए, वो कमजोर हो जाता है। अगर चंद्रमा और राहु का अंतर आ जाए और अगर इनका संबंध आपकी कुंडली में चंद्रमा से पंचम घर में राहु बैठे हैं तो कुछ इस तरीके का नेगेटिव परिणाम आपको देखने को मिल जाता है, जहां पेट से संबंधित समस्या, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, अपच, एसिडिटी, कब्जियत, ताप संताप की बीमारी और कफ जनित बीमारियां होती हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति का ब्लड प्रेशर भी घटता बढ़ता सा रहता है। डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा। चंद्रमा से छठवें घर के राहु बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ये आपको श्रेष्ठ बनाते हैं, गतिमान, बुद्धिमान, साहस, बल और धैर्य धारण करने की क्षमता। चंद्रमा से छठवें घर के राहु अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो अपनी दशा काल में ये आपको नौकरी दे देंगे, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी,
आपके स्वास्थ्य का लाभ आपको मिलने लगेगा, रिपोर्ट नॉर्मल हो जाता है, पिता माता का सुख बढ़ने लगता है, आपके पराक्रम का यश बढ़ जाता है। मतलब ये अच्छा परिणाम देता है। चंद्रमा से 7वें घर में जब राहु होते हैं तो ये अच्छा नहीं होता। यहां पे आपकी दिनचर्या सबसे पहले बाधित होती है, दाम्पत्य परेशान होता है, पत्नी के साथ मतभेद, बार बार विवाह के सूत्र बदलते रहते हैं। विवाह करने के बाद आपको बार बार अपनी पत्नी को छोड़ना, अपने पति को छोड़ना, इस तरीके का भाव आता रहता है। वो स्टेटस को मेंटेन नहीं करने देते हैं। किसी एक व्यक्ति के बारे में आपकी राय बार बार बदल रही है और आप बार बार राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ भी बढ़ रहे हैं। यह कभी आप धार्मिक हो जाते हैं, कभी आप पे धर्म हावी होता है, कभी आप आध्यात्मिक होते हैं, कभी आपका आध्यात्मिक चिंतन गायब रहता है। मतलब रेगुलर एक जैसा अपने विचार को बनाने में जो गड़बड़ी देते हैं वो चंद्रमा से 7वें घर के राहु देते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा से 8म घर के राहु अच्छे नहीं होते। यहां ये दुखी देते हैं, दुख, परेशानी, अतिक्रांत क्षमता होते हुए भी व्यक्ति परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाता है। योग्य होने के बावजूद उसको उसका परिणाम प्राप्त नहीं होता है। बॉस के साथ जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए, आप अकेले रहेंगे तो बहुत बढ़िया कर देंगे। जैसे ही आप परीक्षा में उतरेंगे आपको गड़बड़ी पता चलने लगेगी। जैसे ही आप परीक्षा के निकट जाते रहेंगे आपको पता चलेगा मैंने तो कुछ तैयारी नहीं किया है। परीक्षा हॉल के निकट जाते जाते आपको लगेगा कि ऐसे सारी चीजें मैं भूल गया हूं। परीक्षा हॉल में बैठने के दौरान आपको आपके प्रश्न के उत्तर गायब हो जाते हैं। जो प्लानिंग करनी चाहिए वो प्लानिंग नहीं होने देना चाहते। इसके साथ कंसंट्रेशन गड़बड़ होता रहता है, आपका रिसर्च प्रभावित होता है, थीसिस लिखने में गड़बड़ी होती है, गाइड के साथ गड़बड़ी हो जाती है, आपका मेंटोर आपको प्रभावित करके चला जाता है, दाम्पत्य और ससुराल वालों से मतभेद कई बार होने लगता है और आप पूर्णतया अपने नहीं हो पाते हैं। मतलब आपके पास सब कुछ है पर फिर भी आपका मन बुद्धि चित्त जो है वो एक जगह एकाग्र नहीं है। चंद्रमा से राहु का 9वें घर में होना ये बढ़िया है। यहां आपको तर्क बल मिलता है, धन बल मिलता है, भाग्य का बल मिलता है, चिंतन का बल मिलता है, दान का बल मिलता है, परोपकार का बल मिलता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति अपने पूर्वजों का भी बल प्राप्त करने वाला होता है। भविष्य को देखने की क्षमता बड़ी अद्भुत होती है। वो सामने वाले के दिमाग में कौन सी बात चल रही है झट से जान जाने वाला होता है, तिकड़मी होता है और वक्त के हिसाब से अपनी प्रवृत्ति को बदलने वाला होता है। जहां जिसकी आवश्यकता है, कहीं मित्र बनना है तो मित्र बन गए, कहीं शत्रुता निकाल करके बना करके काम निकालनी है वहां भी उंगली टेढ़ी करनी है वहां भी हाजिर है। उसकी पहचान बड़ी दूर दूर तक होती है। वो पहचान के बल पे यात्रा करने वाला होता है। कभी भी सरकार से उसको कोई नुकसान नहीं होता है। ये सब चीजें चंद्रमा से राहु 9वें भाव में देते हैं। चंद्रमा से 10वें घर के राहु भी अच्छे परिणाम देते हैं। यहां भी अशुभ परिणाम नहीं देखने को मिलता है। यहां व्यक्ति को व्यवस्थित बनाते हैं, साम्राज्य का मालिक बना देते हैं, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करने वाला, उसकी मुट्ठी में ही उसका शासन होता है और जिस पे भी उसको अपना पक्ष मजबूती से रखना है वो आराम से रख देता है। वो डरता नहीं है, लोग उससे डरते हैं, वो किसी से नहीं डरता। वो अपना पुण्य फल इतना बढ़ा करके करने वाला होता है, अपना पूजा, अपनी पाठ, अपनी चीजें, अपना सारा चीज इतना व्यवस्थित करेगा कि कोई उसमें रत्ती मात्र भी कोई कमजोरी नहीं निकाल सकता है। चंद्रमा से 10वें घर के राहु ऐसे होते हैं। 11वां अशुभ परिणाम नहीं देता। यहां भी थोड़े बहुत शुभ परिणाम मिल जाते हैं। थोड़ा अशुभ भी मिलता है, थोड़ा शुभ भी मिलता है, मतलब सामान्य होता है। यहां चिंतन ठीक है, एनर्जी अच्छी है, व्यवहारिकता भी ठीक है, पर प्रेम नहीं मिलता। यहां संतान से मतभेद होती है, आपका पराक्रम कमजोर होता है, आप कई बार बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, ईर्ष्यालु, कठोर और निर्दयता भी बढ़ जाती है। पर चंद्रमा से 12वें घर के राहु अच्छे परिणाम देते हैं। ये पक्के अच्छे परिणाम देते हैं। हाँ, गड़बड़ी कहां होगी, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, आप हो सकता है कि बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेंगे, है ना। इस तरीके का परिणाम यहां पे मिलता है। मतलब चंद्रमा से 11वें घर के जो राहु होते हैं वो बैलेंस करते हैं, लेकिन चंद्रमा से 12वें घर के राहु अच्छे परिणाम देते हैं। व्यय नियंत्रित रहता है, व्यवस्थाएं बढ़िया बनती हैं, मैनेजमेंट अच्छा होता है, व्यवहार कुशल होता है, बहुत ही दृष्टि का माहिर होता है, बहुत जल्दी किसी चीज को समझ लेने वाला होता है, व्यवहार को इतना बेहतरीन बना लेता है कि कोई उसका शत्रु बनता ही नहीं है। तो इस तरीके के परिणाम चंद्रमा से राहु का मिलता है। आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे में समझ में आ गई होगी। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और कार्यक्रम रोज देखा करिए, शेयर भी किया करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।